हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी और आप सभी का स्वागत है। आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, और जितने भी हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो प्रश्न है उनकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में जो कॉन्सेप्ट है उनको भी हम समझेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से प्रश्न हैं, कहाँ किस लेवल तक के आ सकते हैं, उन सभी चीज़ों का आज हम चर्चा करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र की अगर हम बात करें तो क्या होता है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। भोजन के पाचन के लिए भौतिक व रासायनिक क्रियाएं विभिन्न अंगों द्वारा की जाती है। यानी जो भी फिजिकल है और केमिकल है, जो भी फिजिकल और केमिकल एक्शंस हैं वो विभिन्न डिफरेंट ऑर्गन्स द्वारा की जाती है। ये अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं और इसी तंत्र को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। ओके, यानी फिजिकल और केमिकल एक्शन को विभिन्न ऑर्गन द्वारा जो किया जाता है, ओके, ये सारे अंग मिलकर, जब ये सारे अंग मिलते हैं, ओके, तो ये एक तंत्र का निर्माण करते हैं, सिस्टम का निर्माण करते हैं और इसी को बोलते हैं पाचन तंत्र। अब आता है पाचन। डाइजेशन क्या है? जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइम की सहायता सरल और छोटे घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। देखो बच्चों, जो डाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में टूटते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में टूट जाते हैं। ओके, ये आपका डाइजेशन की मेन परिभाषा की बात करते हैं। तो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमारे क्या होते हैं? डाइजेशन होते हैं। अब आते हैं पाचन तंत्र के ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो बच्चों, पाचन तंत्र के अंदर ये सभी ऑर्गन सम्मिलित है और जो अंग है वो सम्मिलित है, जो भोजन को चबाने, निगलने, पचाने, अवशोषित करने के अतिरिक्त अधपचे और बिना पचे भोजन को बाहर निकालने का भी कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत आहार नाल या पाचन नली और पाचन के सहायक अंग होते हैं। ओके, यानी हमने देखा कि जो पाचन तंत्र है वो किस तरीके से काम करता है, तो उसके अंदर जो भी अंग सम्मिलित होते हैं या जो ग्रंथियां सम्मिलित होती हैं, ओके, हम इसकी बात करते हैं। तो हम ऑर्गन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे ग्रंथियां की बात नहीं करेंगे, हम केवल इसके अंग की बात करेंगे। तो भोजन को चबाने में, निगलने में, पचाने में, अवशोषित करने में, ओके, और अधपचे बिना पचे भोजन को बाहर निकालने का जो कार्य करते हैं, इसके अंतर्गत आहार नाल या पाचन नली या पाचन के सहायक अंग होते हैं। और ये हमारे जो पाचन तंत्र है उसमें अंग और ग्रंथियाँ दोनों सम्मिलित होती हैं। अंग और ग्रंथियाँ, यानी अगर हम बात करें तो ऑर्गन्स और ग्लैंड दोनों ही सम्मिलित होते हैं। ओके, अगर हम बात करें अंग की तो अंग में से जो मुख्य अंग है वो हमारे हैं मुख, माउथ, ग्रसनी फेरनेक्स, ग्रास नली ओसोफेगस, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और रेक्टम। अगर हम बात करें मुख की तो मुख के अंदर बच्चों हमारे क्या क्या हो सकते हैं? तो मुख के अंदर हमारे जीभ होते हैं, तो हम थोड़ा सा जीभ के बारे में पढ़ेंगे। इसी के अंदर दांत होते हैं तो हम दांतों के बारे में पढ़ेंगे। और इनके अंदर ही जबड़ा होता है तो हम जबड़े की बात करेंगे। ओके, तो इसी तरीके से ग्रासनी, तो जो फेरनिक्स होता है, फेरनिक्स, ग्रासनी, उसके अंदर क्या होता है बच्चों? दो पाइप होते हैं। ओके, उसके अंदर दो पाइप होते हैं। एक पाइप जो होता है वो होता है एयर पाइप, यानी हम जिसको विंड पाइप बोलते हैं। ओके, और एक होता है फूड पाइप। ठीक है, एक होता है फूड पाइप। देखो बच्चों, जो विंड पाइप है उसमें दो, कह लो कि दो गेट होते हैं। एक होता है एपीग्लोटिस और एक होता है सिंपल ग्लोटिस। इसी तरीके से ये होता है गुलट। तो फूड पाइप में गुलट के द्वारा फूड जाता है और जब हमारा फूड जाता है तो इन दैट केस, उस केस में क्या होता है, जो एपिग्लोटिस है वो क्लोज हो जाता है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है
ये क्वेश्चन कितनी बार बन चुका है। तो हमने देखा कि हमारे अंग कौन कौन से हैं, यानी हमारा जो भोजन का पाचन है वो मुख से शुरू होकर मल द्वार तक जाता है, यानी माउथ, ग्रासनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार। हम इनके बारे में और डीपली चर्चा करेंगे आगे। ओके, तो हमारे ये जो है वो अंग है। अगर हम बात करें, हम बॉडी की पार्ट देखें तो ये हमारा पैरोटिड ग्लैंड हो गया, पैरोटिड ग्लैंड जो लार बनाने का काम आते हैं। ओके, ये आपका मुख हुआ, बकल कैविटी, ये आपका माउथ, ये आपका मैंडिबुलर ग्लैंड हो गया, ये आपकी ग्रेसनी फेर्निक्स हो गया। इसी के अंदर ये आपका जो ट्रैकिया है बच्चों, ये क्या है, ट्रैकिया, जो श्वास नली की काम आते हैं। ओके, ये आपका लीवर हो गया, ये आपका गॉल ब्लेडर, ये आपका GALL गॉल ब्लेडर, ये आपका अमाशय स्टमक, ये आपका ग्रासनी ओसोफेगस, अगर यह बात अग्नाशय, ये पेनक्रियाज। इसी तरीके से ग्रहणी डेडनम, ओके, ये आपका आरोही विद्रंत यानी कोलोन है, ये असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। ये आपका मलाशय रेक्टम है। ओके, ये आपका ड्यूडेनम हो गया, ये आपका जेजनम हो गया और ये आपका इलियम हो गया। ओके, इसी को बोलते हैं अपेंडिक्स, यानी परिशेषिका जो है वही अपेंडिक्स है। ओके, तो हम इन चीज़ों की भी चर्चा करेंगे। दूसरा होता है बच्चों हमारा ग्रंथियाँ। अंग के बाद हमारे आते हैं ग्रंथियाँ। तो ग्रंथियाँ 3 होती है, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय यानी पेनक्रियाज। ओके, सलाइवरी ग्लैंड, यकृत और पेनक्रियाज। हम इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। यानी अगर हम बात करें तो हमारा पाचन जो क्रिया है वो 2 प्रकार से होता है, एक अंगों के द्वारा और एक ग्लैंड्स के द्वारा, ग्रंथियों के द्वारा। एक हमारा होता है ग्रंथियों के द्वारा। तो आप देखो बच्चों, ये सभी अंग मिलकर आहार नल, एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करते हैं, जो मुख से शुरू होकर मलद्वार तक जाती है। यह करीब 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है। इसे पोषण नाल और डाइजेस्टिव कैनाल भी कहा जाता है। यानी जो मुख से शुरू हुआ और मलाशय तक गया, इन्हीं को बोलते हैं आहार नाल। ओके, और ये कम से कम 8 से 10 मीटर लंबा होता है। आहार नल के 3 प्रमुख कार्य बच्चों, जो आहार नाल है उसके 3 प्रमुख काम हैं। पहला काम है आहार को सरलीकृत करके पचाना, यानी इसका जो फूड है, यानी जो भी हम खाते हैं उसका ब्रेक डाउन कर कर डाइजेशन करना। पचित आहार का अवशोषण, यानी अब ब्रेक डाउन करके जब वो पच गया तो एब्जॉर्प्शन होगा, और उस जो ऑब्जर्वेशन के बाद जो बचा हुआ चीज़ है उसको मल द्वार तक पहुंचाना, यानी जो फिकल मटेरियल है उनको आपको रेक्टम के थ्रू बाहर पहुंचाना। और पाचन को करने के लिए आहार नाल में पाए जाने वाले ग्रंथियां और अन्यत्र उपस्थित ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न पाचक डाइजेस्टिव जूस, ओके, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव जूस के बारे में, पाचक रस के बारे में। ये पाचक रस विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोजन को सरलीकृत कर उसे शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले रूप में परिवर्तित करता है। हम देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन है, वो फैट है, कैसे टूटते हैं, कहाँ कहाँ टूटते हैं, किस बॉडी ऑर्गन, कौन से अंग इनको मदद करते हैं टूटने में, ये सारी चीज़ों की चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो पचित भोजन रस में कई घटक पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, जल आदि। इन पोषक तत्वों को आहार नाल के विभिन्न घटक विशेष कोशिकाओं की मदद से अवशोषित करते हैं। मुख से ग्रसित भोजन अपनी लंबी यात्रा में विभिन्न पेशियों के संकुचन व विस्तार से गति करता है। विभिन्न स्तरों पर संवर्णी पेशियाएं यानी स्फिंक्टर होते हैं। हम इसकी बात करते हैं, स्फिंक्टर क्या होते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें तो ग्रासनी से होते हुए खाना आपके स्टमक में जाता है, तो बच्चों यहाँ पर एक संवर्णी पेशियाँ लगी होती है, जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर। ओके, स्फिंक्टर क्या करता है कि जो पैसेज है, स्फिंक्टर एक तरह से पैसेज है जो किसी का आना और जाना
करती है। यानी आपने देखा कि अगर ये आपका ओसोफेगस है, ओके, ग्रास नली है, और ये आपका स्टमक है, यानी जो ग्रास नली से जो भोजन आया वो अमाशय में गया, अमाशय में जाने के बाद जब वो अम्लीय बनता है, एसिड से मिलता है और अम्लीय बन जाता है, तो उस अम्लीय भोजन को स्फिंक्टर क्या करता है, रोकता है वापस जाने में, किसमें, ग्रास नली में। तो ये स्फिंक्टर का काम करता है। ओके, अब आता है पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले अंग। कौन कौन से अंग है जो हमारे पाचन में क्रिया लेते हैं? तो पहला है बच्चों माउथ। क्या है बच्चों? मुख है। ओके, तो पाचन की जो प्रक्रिया है बच्चों वो मुख से शुरू हो जाती है, माउथ से शुरू हो जाती है। तो आहार नाल का अग्रभाग मुख से प्रारंभ होकर मुख गुहा में खुलता है। यह एक कटोर नुमा बॉल शेप्ड अंग है। इसके ऊपर कठोर और नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर हम बात करें तो ये दो चीज होता है। ओके, एक कठोर, ओके, यानी ऊपर कठोर होता है ये वाला तालु और नीचे वाले तालु को हम कोमल कहते हैं। ओके, आगे बात करते हैं जीवा। तो जीवा यह मुख के अंदर दो जबड़ों के मध्य गुहा में स्थित होती है। यह मांसपेशियों से बनी गुलाबी रंग की होती है। भोजन चबाते समय इसे इधर उधर करने तथा भोजन निगलने में सहायता देती है। इसमें कुछ दानेदार उभार होते हैं जो स्वादंक और टेस्ट बड कहलाते हैं। ओके, जो क्या कहलाते हैं? टेस्ट बद, स्वाद कलिकाएं भी इनको कहा जाता है, जिनके द्वारा मीठा, कड़वा, नमकीन, कसैला आदि स्वाद का अनुभव होता है। भोजन को इधर उधर करते समय मुंह से निकलती लार भी भोजन में भली भांति मिल जाती है, जिससे भोजन चिकना होकर सरलता से आगे सरकने लायक हो जाता है। अगर हम बात करें बच्चों जीवा की, तो जीवा में क्या होता है बच्चों? देखो बच्चों, अगर हम जीवा की बात करते हैं तो जीवा कुछ इस प्रकार का होता है। जीवा की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जीवा कुछ इस प्रकार का होता है, यू शेप्ड, जो कि बहुत ही लचीला होता है। ओके, अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेस्ट बड होते हैं, छोटे छोटे कैसे होते हैं बच्चों? टेस्ट बड होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट बड होते हैं यहाँ पे। और अगर हम इन टेस्ट बड की बात करते हैं तो ये टेस्ट बड इस तरीके से रहते हैं कि, तो देखो बच्चों, अगर हम टेस्ट बड की बात करें तो बीच में नो टेस्ट बड होता है। यहाँ पर कोई भी टेस्ट बड नहीं होता, यानी बीच में अगर जीभ के बीचों बीच देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होता। अगर हम बात करें तो ये होता है सॉल्टी, यानी ये नमकीन होता है, और आगे वाला होता है मीठा। कैसा होता है बच्चों? मीठा। यानी यहाँ पर आगे की बात करते हैं तो मीठा, यहाँ पर फिर से नमकीन, सॉल्टी, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो सोर, खट्टे, और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो कड़वा, यानी बीटर। यानी जीभ के पीछे बीटर स्वाद होता है, कड़वा बीटर होता है। अगर हम बात करिए तो ये होता है आपका सोर, यानी खट्टा। यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपका नमकीन होता है। तो जीभ के अंदर टेस्ट बड होते हैं, तो हमारे जीभ के अंदर 4 टेस्ट बड होते हैं। याद रखना बच्चों, तीखे का कोई टेस्ट बड नहीं होता। जो हम जब तीखा खाते हैं उसका कोई टेस्ट बड नहीं होता, नो टेस्ट बड। तो इसके लिए क्या होता है बच्चों? तो इसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, इनके लिए क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। अब देखो बच्चों, मुख के 2 मांसल होंठों से घिरा रहता है, जो मुख को खोलने और बंद करने तथा भोजन को पकड़ने में सहायक होते हैं। मुख के ऊपर और नीचे भाग में एक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। सभी दांत जबड़ों में पाए जाने वाले एक सांचे में स्थित होते हैं। इस सांचे को मसूड़ा या गम कहा जाता है। मसूड़ों और दांतों की स्थिति को गर्तदंती कहा जाता है, थिकोडोंट कहा जाता है। मानव में द्विवार दंती, यानी मानव में 2 बार दांतों का होता है। ठीक है, दो बार जीवन काल में 2 बार दांतें उगता है, यानी होते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं अस्थाई, जिनको दूध के दांत बोलते हैं, और एक होते हैं अस्थाई, जिसको बोलते हैं परमानेंट। अब जो अस्थाई होता है उसका होता है 2102। ओके, इनका जो डेंटल फार्मूला होता है, और इसका होता है 2123 ऊपर वाला अपर के लिए, नीचे वाला लोअर के लिए, ऐसे ही यहाँ पर है। यानी आपने देखा कि जो मोलर होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे कृदंत,
ओके, चवर्णक, अर्धचवर्णक, इनके बारे में पढ़ेंगे। इंसीजर, कैनाइन, मोरल, प्रीमोलर और मोलर, इनके बारे में देखेंगे। तो कौन से दांत हमारे परमानेंट होते हैं, कौन से हमारे टेम्परेरी होते हैं, इन चीज़ों की आज हम चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, दांत हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? कृतंक, इंसीजर्स, रंध्रक, कैनाइन्स, अग्रचवर्णक, प्रीमोलर, और एक होते हैं चवर्णक। यानी 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ओके, देखो बच्चों, यहाँ पर देखें तो ये जो है बच्चों, ये 2 का है, यानी हम लिख सकते हैं 2। यहाँ पर 1 है तो 2 1, यहाँ पे कितना है 2, और 2, और ये जो हमारे देखो ये 3, यानी 2 1 2 3। अगर हम देखें तो एक साइड का है, ऐसे देखो, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। ये आपके 2 1 2 3 2 1 2 3 अगर हम देखें तो ये हमारे दांतों के जो फॉर्मूला है, डेंटल फॉर्मूला, ये हमारे हैं। और इसमें हम बात करते हैं तो ये हमारा है इंसीजर, फिर ये है कैनाइन, ये है प्रीमोलर, और ये है मोलर। ओके, ये है प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, और चारों प्रकार के दांत इसी तरीके से हमारे मसूड़े में यानी गम में मौजूद होते हैं। ओके, डाइफोडेंट का मतलब होता है जिसमें दांत 2 बार आता है। थिकोडोंट वो होते हैं बच्चों, सभी दांत जबड़े में लगा होता है या धंसा होता है, उसको हम थिकोडोंट बोलते हैं। एक बात और बच्चों ध्यान रखना कि जो हमारे मतलब कि दांत है, वो दांत 2 जबड़ों के बीच होता है। तो ऊपर वाले जबड़े को हम बोलते हैं मैक्सिला। क्या बोलते हैं बच्चों? मैक्सिला। और नीचे वाले को बोलते हैं बच्चों मैंडिबल। क्या बोलते हैं बच्चों? मैंडिबल। और मैंडिबल ही जो है वो हमारा मूवेबल है। मैंडिबल है वही हमारा मूवेबल पार्ट है, यानी जबड़ा जो है वही मूवेबल पार्ट है। अब बताओ बच्चों, अगर दांतों की बात कर रहे हैं तो स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाते हैं? तो स्टडी ऑफ, अगर हम टीथ की बात करते हैं तो स्टडी ऑफ टीथ टीथ होते हैं, वो होते हैं ओडोंटोलॉजी। कौन से होते बच्चों? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी टीथ की स्टडी को बोला जाता है। ओके, अगर बात करें यहाँ पर तो एक इनेमल है बच्चों। क्या है बच्चों? इनेमल। और इनेमल सबसे कठोर भाग है। इनेमल जो है बच्चों सबसे कठोर भाग है, और ये जो कठोर होता है ये फ्लोराइड की वजह से होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है बच्चों, कितनी बार एग्जाम में पूछ चुका है। ओके, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोराइड। ओके, अगर हम बात करें बच्चों, एक और होता है टर्म पल्प कैविटी। क्या होता है बच्चों? पल्प कैविटी। अगर हम पल्प कैविटी की बात करें तो यह दांत निकलने के बाद बंद हो जाती है। जैसे कि आपका दांत निकल के आया तो ये बंद हो गया, लेकिन अगर बच्चों ये बंद ना हो तो क्या होगा? अगर दांत निकलने के बाद बंद ना हो तो बच्चों ये आगे बढ़ जाएंगी, और ये आगे बढ़कर दांत बड़े हो जाते हैं, जैसे कि हाथी के दांत, गिलहरी के दांत, शेर के दांत। तो ये आपके पल्प कैविटी की वजह से ही होती हैं, यानी ये खुली रह जाने की वजह से इनके दांत आगे बढ़ जाते हैं। इनेमल जो होता है बच्चों, याद रखना, कोशिका रहित होता है। एक और बात ध्यान रखना बच्चों, जो इनेमल है वो हमारे कोशिका रहित यानी सेल रहित होता है। इसमें एब्सेंस होता है सेल। इसमें आपने ध्यान रखना कि कोई भी सेल्स नहीं होते। हार्डेस्ट पार्ट जो होता है अपने बॉडी का वो होता है इनेमल, और इनेमल हार्ड होता है किसकी वजह से? तो ये हार्ड होता है बच्चों फ्लोराइड की वजह से। ओके, ऐसे कितने दांत हैं बच्चों जो जीवन में 2 बार आते हैं? तो ध्यान रखना बच्चों, ऐसे 20 दांत हैं जो जीवन में 2 बार आते हैं। ऐसे कितने दांत हैं बच्चों? 20 दांत हैं। 20 दांत ऐसे हैं जो जीवन में 2 बार आते हैं। अभी आपने पढ़ा 2102 2102। अगर ऊपर देखेंगे तो 2 1 3 और 2 5, 2 1 3 और 2 5। अगर हमारे ऊपर नीचे का एक साइड का है तो टोटल हो गया 10, तो 10 दूनी 20, यानी टोटल 20 टीथ ऐसे हैं जो जीवन में 2 बार आते हैं। अब आते हैं ऐसे कितने दांत हैं जो जीवन में 1 बार आते हैं? तो आपको पता है बच्चों टोटल 32 दांत होते हैं, जिसमें से अगर 20 2 बार आएगा तो बचे कितने? 12, यानी 12 दांत ऐसे हैं जो हमारे जीवन में 1 बार आते हैं।
अब इन 12 दांतों में बात करते हैं तो इस दांतों में 8 दांत और 4 दांत ऐसे होते हैं जो अलग अलग होते हैं। तो 8 दांत की अगर हम बात करें तो प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक 8 दांत होते हैं जो जीवन में एक बार आते हैं, और एक होता है चवर्णक मोलर दांत जो जीवन में चार होते हैं और जीवन में एक बार आते हैं। और एक बच्चा और ध्यान रखना, यहाँ से सवाल बनता है विजडम टीथ। कौन सा टीथ बच्चों? विजडम टीथ, जिसको अकल दांत बोलते हैं। अकल दांत वो कौन सा होता है? तो बच्चों याद रखना वो थर्ड मोलर होता है। थर्ड मोलर का जो दांत है वो अपना विजडम टीथ होता है, अकल दांत होता है। इसीलिए देखो बच्चों, जब हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ है 2102 2102, लेकिन अगर हम इसी की बात करते हैं एक मैच्योर फीमेल में तो 2123, यानी यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 है, यानी ये जो मोलर है ये आपका एक दांत अकल दांत होता है। ओके, इसी को विजडम टीथ कहा जाता है। ओके, इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? ये भी बच्चों आप नोट कर लो कि कभी कभी पूछ लेता है कुत्तों का दंत, यानी अगर हम डॉग का डेंटल फॉर्मूला देखें तो ये होता है 3142/3142। अगर हम बात करें एनिमल्स की, मवेशियों की, तो एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो उनका होता है 033 सॉरी 033/433 033/433। ये ध्यान रखना। इंसीजर बच्चों, इनमें होता है इंसीजर, प्रीमोलर और मोलर, इंसीजर, प्रीमोलर और मोलर। यानी एनिमल्स में अगर हम बात करें तो कनाइंस नहीं होते, मवेशियों की बात करते हैं बच्चों केवल। यानी अगर हम मवेशियों की बात करें तो इनमें कैनाइंस नहीं होते हैं। अगर हम इसी तरीके से बिल्ली यानी कैट की बात करें तो कैट के होते हैं 3131/3121, और ऐसे दांत के 30 दांत होते हैं बिल्लियों को, ऐसे 30 दांत होते हैं बिल्लियों के। ध्यान रखना है बच्चों ये आपको। ओके, तो दांतों के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, इनको हमें ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं आगे तो हमारा आता है फेर्निक्स, मुख गुहा, जिसे तालू और पैलेट की कहते हैं। यानी पैलेट के पिछले भाग एक छोटी सी कंपी नुमा सेक और फ्लास्क लाइप ग्रासनी जुड़ी होती है। ग्रासनी से होकर भोजन आहार नालिका या ग्रास नल तथा वायु श्वास नाल में जाती है। ग्रासनी अपनी संरचना में से यह सुनिश्चित करती है किसी भी सूरत में भोजन श्वास नाल में या तथा वायु भोजन नाल में प्रवेश ना करे। इन दोनों नालों के मुख ग्रासनी के नीचे तरफ होते हैं। अग्र भाग को श्वासनाल तथा पृष्ठ भाग को ग्रासनाल स्थित होती है। ग्रासनी की संरचना 3 भागों में व्यक्त किया जाता है, जैसे नासा ग्रासनी, मुख ग्रासनी और कंठ ग्रासनी या अधो ग्रेसनी। ओके, अगर हम बात करते हैं अब ग्रास नली की, यानी हमारा खाना मुख के साथ निकल कर आगे आ गया। ध्यान रखना बच्चों, अगर हमारा खाना लार से मिलता है तो उस खाने को बोलते हैं बोलस, यानी ओसोफेगस के अंदर बोलस पाया जाता है, यानी बोलस होता है। यह एक संक्रिय पेशीय नली है जो करीब 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ग्रासनी के निचले भाग से प्रारंभ होकर सर्विक्स यानी वक्षस्थल से होती हुई मध्य पीठ डायाफ्राम से निकलकर उदर गुहा की तरफ प्रवेश करती है। इसका मुख्य काम भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचाना है। आपको पता है कि ये आपकी ग्रास नली है और इस ग्रास नली का मेन काम है अमाशय तक भोजन को पहुंचाना। ग्रास नली में कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां होती है। इन ग्रंथियों से स्रावित श्लेष्मा भोजन को लसदार बनाता है। ग्रास नली में उपस्थित भित्तियां भोजन को एक प्रकार की गति क्रमाकुचन गति यानी पेरिस्टालसिस प्रदान करती है। क्रमाकुचन का मतलब होता है जब हम खाने को निगलते हैं उस प्रक्रिया को कहा जाता है क्रमाकुचन, जिसके माध्यम से भोजन अमाशय तक पहुंचता है। यानी जब तक हम निगलेंगे नहीं तब तक वो होगा नहीं, यानी क्रमाकुचन होता है निगलने की प्रक्रिया को। ओके, शीर्ष पर उत्तकों का एक पल्ला फ्लैप होता है। यह पल्ला घाटी या एपिग्लोटिस कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे बीच एक ओसोफेगस में 2 पाइप होते हैं, एक विंड पाइप और एक फूड पाइप। ये आपका विंड पाइप है और ये आपका फूड पाइप है। फूड पाइप में गुलेट होता है
इसमें एपिग्लोटिस और ग्लोटिस होता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये एपिग्लोटिस हमारा बंद हो जाता है। भोजन निगलने के दौरान यह पल्ला बंद हो जाता है और ये भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है, यानी इसका मेन काम है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। अब बात करते हैं बच्चों स्टमक की। आहार नाल को ग्रास नली से आगे का भाग आमाशय है। यह एक पेशीय जे आकार का, यानी हमारा स्टमक जो होता है बच्चों वो जे आकार का होता है, जो उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी के बाएं हिस्से तथा मध्य पट के बीच स्थित होता है। यह एक लचीला अंग है जो 1 से 3 लीटर तक का आहार धारित कर सकता है, यानी हम फूड अगर बात करें तो 1 से 3 लीटर तक का फूड हम अपने पेट में स्टोर कर सकते हैं। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया बच्चों, ग्रासिका, जठरग्राम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक, इसको बोलते हैं फंडस और इसको बोलते हैं पाइलोरिक। ओके, तो यहीं पर बच्चों एक होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर और बच्चों यहाँ पे होता है एक और स्फिंक्टर जिसको हम बोलते हैं ओसोफेगल स्फिंक्टर, ठीक है। ओके, स्फिंक्टर। तो हमने देखा कि ये आपका ऊपर का पार्ट है जो ओसोफेगस को जोड़ता है पेट से, ये आपका बीच का पार्ट है और ये आपका जो जठर निर्गमी है जिनको हम बोलते हैं पाइलोरिक, यह अमाशय का दाहिना छोटा भाग है जहां अमाशय आंत से जुड़ता है, यानी यहाँ से अब आंत स्टार्ट हो जाता है। फंडिस जो होता है वो दोनों के बीच मध्य की संरचना है। अगर हम बात करें तो अवनोची में 2 अवरोधी संकोचन पेशियां होती हैं जिनको स्फिंक्टर पाई जाती है, मैंने अभी आपको समझा दिया, ठीक है। तो कार्डियक और लोअर सोफेंजियन स्फिंक्टर जो भी बताया कि जो ऊपर होगा स्टमक आने से पहले उसको बोलते हैं कार्डियक और लोअर स्फिंक्टर। अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पर होता है इंटेस्टाइन जाने से उनको बोलते हैं जठर निर्गमीय अवरोधी पाइलोरिक स्फिंक्टर, जठर निर्गमीय अवरोधनी। अमाशय और छोटी आंत को विभाजित करती है, अमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को नियंत्रित करती है। अब आता है बच्चों छोटी आंत। क्या आता है बच्चों? छोटी आंत। छोटी आंत पाचन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। ओके, जितने भी बच्चों कंप्लीट डाइजेशन होता है, जितने भी हम बात करते हैं कंप्लीट डाइजेशन की, वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अगर हम बात करें तो इसके अंदर ही एचसीएल बनता है, पहला काम। दूसरा, जो प्रोटीन होता है बच्चों, जो प्रोटीन हमारा यहाँ पर टूटता है यानी पचता है, डाइजेशन होता है, वो हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? स्टमक से। यानी हमारा जो मेन मुख्य में पाचन हुआ वो कार्बोहाइड्रेट का हुआ। अगर हम बात करें आगे तो ओसोफेगस में कोई एंजाइम नहीं होता, कोई किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता। फिर डाइजेशन शुरू होता है बच्चों हमारे पेट से, और पेट के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ओके, और एचसीएल का। लेकिन प्रोटीन का भी बच्चों कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं छोटी आंत की तरफ, जो अमाशय के जठर निर्गमी पाइलोरिक भाग से शुरू होकर बड़ी आंत तक पूर्ण होती है। मानव में इसकी औसत लंबाई 7 मीटर होती है और आहार नाल के इस अंग द्वारा भोजन की सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। यानी सबसे ज़्यादा पाचन अगर हम बात करें या एब्जॉर्प्शन या अवशोषण की बात करें तो वो हमारे इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइन को 3 भागों में बांटा गया है। ड्यूडेनम जो कि सबसे ज़्यादा छोटा है। ओके, अमाशय से जुड़ा हुआ है। छोटी आंत का पहला भाग है, सबसे छोटा भाग है, यानी सबसे छोटा भाग होता है इसका ड्यूडेनम, जिसको ग्रहणी कहते हैं। भोजन के रासायनिक पाचन को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्र क्षुद्रांश या जेजनम, यह छोटी आंत का मध्य भाग है। यहाँ ग्रहणी में पाचित आहार रस का शोषण किया जाता है। जो भी यहाँ पर पाचक रस है यानी पचित डाइजेस्टिव एंजाइम है, उनका यहाँ पर एब्जॉर्प्शन किया जाता है। मुख्यतः अवशोषण का कार्य विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा, जिन्हें अंतः कोशिका कहा जाता है, एंटेरोसाइट कहा जाता है, के द्वारा संपादित किया जाता है। फिर आता है इलियम, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह छोटी आंत का अंतिम भाग है और यह बड़ी आंत में खुलता है। ओके, इसी तरीके से ये बड़ा भी होता है। इनके पोषक तत्वों में विशेष रूप से पित्त, बाइल, लवण यानी बाइल साल्ट या विटामिन का अवशोषण करता है, जो अग्र क्षुद्रांत में अवशोषित नहीं हो पाते। यानी जो हमारे जेजनम, इलियम और रेक्टम आपका बात करते हैं
ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम में जो नहीं कर पाते, यानी हम जेजनम की बात करते हैं, अगर उसमें नहीं कर पाते हैं तो ये अवशोषित नहीं हो पाते, तो ग्रहणी को छोड़कर शेष छोटी आंत के भीतरी सतह पर अल्पसंख्यक छोटे अंगुली आकार के उभार होते हैं। इन्हें रसंकाकार विली कहते हैं। यानी जितने भी हमारे इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके ऊपर अगर बात करें, उनके नीचे जो उनका निचली परत है तो उनमें विली होते हैं। ओके, ये प्रत्येक रंसाकूर की बनावट पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए अत्यधिक विशिष्ट संरचना वाली होती है। ये जो विली होते हैं यही जो मिनरल्स है, वाटर है, विटामिन है, इनको अवशोषित करती है उस जूस के माध्यम से। और अब आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत की बात करते हैं तो बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। ओके, और इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि यह अपचित भोजन को किण्वन क्रिया यानी फर्मेंटेशन द्वारा सरलीकृत कर पाचन करने में मदद करता है। ओके, दूसरा काम होता है इसका मेन मुख्य जल और खनिज लवणों का अवशोषण, और अपचित भोजन को मलदार द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। ध्यान रखना बच्चों, नाम है बड़ी, एक है छोटी। तो छोटी आंत जो होता है बच्चों, उसकी संरचना पतली होती है, यानी अगर हम बात करें नस की तो वो पतली होगा। अगर हम बात करें बड़ी आंत की तो बड़ी आंत के जो होते हैं वो इंटेस्टाइन वो चौड़े होते हैं, यानी इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस में फ़र्क होता है, इसलिए इसको बड़ी और छोटी। वैसे छोटी आंत लंबी बहुत होती है लेकिन ये पतली होती है, बड़ी आंत छोटी होती है लेकिन ये चौड़ी बहुत होती है, इसलिए इनका नाम है बड़ी आंत और छोटी आंत। ये आपका असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स, और ये आपका डिसेंडिंग, ये आपका रेक्टम हो गया। ओके, इसी तरीके से ये आपका डेडनम, ये जेजनम, और ये आपका इलियम हो गया। ओके, ये आपका गॉल ब्लेडर हो गया। चलिए, अब आता है आपका सीकम। पहला, यह भाग क्षुद्रांत से जुड़ा होता है। यहाँ क्षुद्रांत से आने वाले पचित आहार रस का अवशोषण होता है। शेष बचे अपशिष्ट को आगे विद्रांत में पहुंचा दिया जाता है, यानी कोलोन में पहुंचा दिया जाता है। ओके, और इसी सीकम के पास एक होता है क्रीमी रूप परिपेशिका, जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। यही अपेंडिक्स होता है जो कि 4 से 5 इंच लंबा नली के आकार का होता है। ओके, ये बात ध्यान रखना बच्चों। पूछ लेता है कि अपेंडिक्स कहाँ होता है, तो अपेंडिक्स सीकम में होता है। फिर बात करते हैं कोलोन का। कोलोन उल्टे यू के आकार की करीब 1 से 3 मीटर लंबी होती है। विद्रांत 4 भागों में विभक्त है: असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड। करीब 40 सेंटीमीटर से नलिका होता है। आपने देखा अभी कि ये है असेंडिंग, ये है ट्रांसवर्स और ये है डिसेंडिंग, यानी यही आपके मेन लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के मेन पार्ट है। फिर आता है रेक्टम मलाशय। मलाशय आहार नाल का अंतिम भाग होता है। यह करीब 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाशय से अंतिम 3 सेंटीमीटर वाले भाग को गुदा नाल कहा जाता है। गुदा नाल मल द्वार के रास्ते खुलता है। मल द्वार पर आकर आहार नाल समाप्त हो जाती है। गुदा नाल में 2 संवर्णी बही और अंतःस्रवणी पाए जाते हैं। पचित आहार रस को अवशोषण के लिए शेष रहे अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलने की प्रक्रिया को संवर्णी परिपेशिया निर्धारित करती है। देखो बच्चों, यहाँ तक इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, आपकी बात करते हैं तो सबसे पहला ग्लैंड होता है बच्चों लार ग्रंथि, स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड मुंह में लार उत्पन्न करती है। लार एक सीडमी तरल और चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण होता है। ओके, तरल पदार्थ या तरल भाग भोजन को गीला रखता है और श्लेष्मा लुब्रिकेंट के तौर पर कार्य करता है। लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख्य पाचन शुरू करना होता है, यानी अगर हम बात करें तो स्टार्च का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। भोजन को चिकना और ग्लूसिन बनाना तथा दांतों और मुख्य ग्राहिका और जीभ की सफाई करना। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती हैं बच्चों। एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, एक होता है सब मैंडिबुलर और स्लाइवरी ग्लैंड, और दूसरा होता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल मतलब जीभ के पास, और सब मैंडिबुलर मतलब कि जो जबड़ा है उसके पास, और पैरोटिड ग्लैंड जो कान के पास होते हैं। तो देखो बच्चों ध्यान से, ये वाला जो आपका ग्रंथि है ये आपका पैरोटिड ग्रंथि है। कौन सा बच्चों? पैरोटिड। ये आपका कौन सा है? सब। ये आपका कौन सा बच्चों? सब लिंगुअल।
और ये आपका कौन सा है, मैंडिबुलर। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर किसी ने पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा लार कहाँ बनता है, तो बच्चों याद रखना सबसे ज़्यादा लार मैंडिबुलर, सबसे ज़्यादा जो लार बनता है बच्चों वो सब मैंडिबुलर में बनता है। सॉरी कहाँ गया, ये रहा। यानी अंधोजंब और अवचीबुकीय लार ग्रंथि में सबसे ज़्यादा लार बनता है, ये ध्यान रखना है बच्चों। ओके, आपको अगर बात करें तो सब मैंडिबुलर जो होता है वो अप्रोक्स 70% सलाइवा सिक्रीट करता है। कितने, 70%। अगर हम बात करें पैरोटिड की तो ये होता है बच्चों लार्जेस्ट साइज का। अगर लार ग्रंथि में सबसे लार्जेस्ट की बात करें तो पैरोटिड, अगर बात करें सबसे ज़्यादा लार सिक्रीट करने की तो वो है मैंडिबुलर। कौन है बच्चों, मैंडिबुलर ग्रंथियाँ। फिर आता है अग्नाशय। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन व ग्लूकोजन तथा बहिस्रावी अग्नाशयीय रस का स्रवण करती है। यानी अगर हम बात करें तो एक हो गया इंसुलिन, दूसरा हो गया ग्लूकाजोन, और अगर तीसरे की बात करें तो पैनक्रिएटिक जूस। ये तीन हमारे श्रवण करती है, यानी सिक्रीट करती है। यदि ग्रंथ यकृत, ग्रसनी और तिल्ली से घिरी होती है या 6 से 8 इंच लंबा यू आकार का होता है। इस ग्रंथि द्वारा संवर्धित एंजाइम आंतों में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पचन मदद करता है। यानी सबसे अगर बात करते हैं तो प्रोटीन पेट में पचने के बाद, प्रोटीन पेट में पचने के बाद सीधा आपके इंटेस्टाइन में जाने से पहले पेनक्रियाज के पास ये पचना शुरू होता है। यानी पेनक्रियाज में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों का, यानी प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पाचन पूर्ण रूप से नहीं होता है, यहाँ पाचन पूर्ण रूप से नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम कुछ अभी जूस और पढ़ेंगे इंटेस्टाइन के बारे में, उनको हम आगे थोड़ा सा देखेंगे एक टेबल की मदद से। फिर आता है यकृत बच्चों। यकृत दो पार्ट में है, इसको बोलते हैं स्मॉलर, इसको बोलते हैं लार्जर। और ये आपका है गॉल ब्लेडर। क्या है बच्चों, गॉल ब्लेडर पित्ताशय। क्या होता है बच्चों, आपके लीवर में, यकृत में बाइल सिक्रीट होता है और ये बाइल सिक्रीट होकर कहाँ स्टोर होता है, आपके गॉल ब्लेडर में। यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अगर बात करें सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रंथि जो है वो आपका ये है। अगर ऑर्गन की बात करें तो, अगर अंग की बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट अंग है। तो पहला क्या है बच्चों, तो याद रखना पहला लार्जेस्ट है स्किन, यानी पहला लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करें तो वो है स्किन। तो लीवर जो है सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। लेकिन ऑर्गन की बात ना कर अगर वो ग्लैंड की बात करता है तो सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो है आपका लीवर, ये ध्यान रखना बच्चों। फिर से दो सवाल है अच्छे यहाँ पे, क्या कहा कि सबसे बड़ी ग्रंथि तो है लीवर, लेकिन अगर पूछ ले सबसे बड़ा अंग तो वो है आपका स्किन। यानी अंग की बात करते तो अंग में ये दूसरे पे आ जाता है, लेकिन अगर हम बात करते ग्रंथि की तो सबसे ऊपर रहता है। ठीक है, पित्ताशय में पित्त का भंडारण संचय होता है। यहाँ पित्ताशयों द्वारा नलिका द्वारा पित्त ग्रसित करने चला जाता है। ओके, यह रहने तो अभी आपकी जरूरत नहीं है। फिर आता है भोजन का पाचन कैसे होता है। भोजन के पाचन क्रिया कई यांत्रिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। आहार नल के भीतर विभिन्न अंगों और ग्रंथियों से स्रावित एंजाइम भोजन के पोषक तत्वों का जल अपघटन कर सरलीकृत करते हैं। ये एंजाइम सामान्यतः हाइड्रोलाइसिस वर्ग के हैं, यानी इनको पानी से इनको तोड़ा जाता है। पाचन करने वाले मुख्य एंजाइम निम्न प्रकार है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में पाचक की बात करते हैं तो एमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज, ठीक है, लैक्टेज, ये सारी चीज़ इसमें है। प्रोटीन की पाचन की बात करते हैं तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सारी चीज़ें किसमें है, प्रोटीन के। अगर हम वसा की बात करते हैं तो ये लाइपेज है जो कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। फिर आता है न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोलेज। ठीक है, ये आपके क्या है, मेन एंजाइम्स है। ओके, जो किसी चीज़ को तोड़ने में मदद करते हैं। तो भोजन को चबाने व लार से साथ मिलने पर मुख्य कार्य गुहा के संपादित किया जाता है। लार का श्लेष्म
भोजन के कणों को चिकना कर उन्हें चिपकाने की मदद करता है। भोजन अब बोलस के रूप में क्रमाकुंचन गति द्वारा ग्रासनी से ग्रासिका और ग्रासिका से आमाशय में पहुंचता है। यानी पेपर पहले बोलस के रूप में ग्रासनी से ग्रासिका पहुंचता है और ग्रासिका से फिर आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में भोजन को प्रवेश को जठर ग्रासिका अवरोधी नियंत्रण करती है, यानी स्फिंक्टर अवरोध जो उसको नियंत्रित करती है। लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन और एमाइलेज मुख गुहा में ही कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन शुरू कर देते हैं। यानी अगर हमारे शरीर की बात करते हैं तो लाइपेज जो है एंजाइम, लार में जो एंजाइम होता है वो होता है टाइलिन और एमाइलेज मुख, यानी ये मुख गुहा में ही शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का टूटना। ओके, यहाँ करीब 30% स्टार्च और माल्टोज को अपघटित कर दिया जाता है। आमाशय में 3 प्रकार के स्राव म्यूकस, प्रोएंजाइम, पेप्सिनोजेन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। म्यूकस श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा तैयार अम्लीय वातावरण को सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। भोजन में उपस्थित प्रोटीन का अपघटन करता है। नवजात शिशुओं में पेप्सिन के साथ जठर रस का रेनिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है, यानी छोटे बच्चों में रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यह दूध प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, यानी रेनिन जो है वो दूध के पाचन में मदद करता है, किसके? बच्चों के। ओके, ऑक्सीजेंटिक सेल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन करती है, यानी जो ऑक्सीजेंटिक सेल है वो हाइड्रोक्लोरिक HCl का स्रावन करती है, सिक्रेट HCl करती है। आमाशय में भोजन कुछ घंटों तक संग्रहित रहता है तथा पेशीय संकुचन द्वारा जठर रस के मिश्रित होकर काइम का निर्माण करता है। काइम क्या होता है बच्चों? जो हमारा बोलस है, और बोलस में जब HCl मिल जाता है तो वो आपका बच्चों काइम कहलाता है। बोलस में अगर HCl का मिल जाना क्या कहलाता है बच्चों? काइम। आमाशय से भोजन छोटी आंत द्वारा है। सर्वाधिक प्राचन क्रिया ग्रहणी में संपन्न होती है, यानी आपके इंटेस्टाइन में संपन्न होती है। यहाँ विभिन्न नलिकाओं तथा द्वारा अग्नाशयी रस, पित्त, लवण और आंत रस छोड़े जाते हैं। इन रसों में विभिन्न एंजाइम होते हैं जो भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का पाचन करते हैं। आंत में पहुंचने वाले काइम को उपस्थित प्रोटीन, प्रोटियोज और पेप्टोन्स आंशिक अपघटित प्रोटीन पर अग्नाशय रस के प्रोटीन अपघटित एंजाइम निम्न रूप से क्या करते हैं। जैसे हम इसकी बात करते हैं बच्चों, देखो ये सारे के सारे अगर बात करें तो ये सारे के सारे पैनक्रियाज में होते हैं, यानी डाइपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में डाइपेप्टिएज बदलता है। माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज तीनों के तीनों अगर बात करें तो ये आपके डाइसेक्राइड्स हैं, और ये ग्लूकोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज हो जाते हैं। किसकी वजह से? तो यानी माल्टोज माल्टेज की वजह से, लैक्टोज लैक्टेज की वजह से और सुक्रोज सुक्रेज की वजह से हो जाता है। इस तरीके से डाई और मोनी ग्लिसराइड जो होते हैं वो वसीय अम्ल और ग्लिसराइड में टूट जाते हैं, यानी फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये क्या है बीच में? लाइपेज। ओके, और यहाँ क्या है? डाई और मोनी ग्लिसराइड, यानी डाई और मोनोग्लिसराइड जो होते हैं वो आपके यहाँ पर काम आ जाते हैं। फिर आता है पित्त रस का वैसिएशन, यानी इमल्सिफिकेशन। यह वसा के पचाने में मदद करता है, साथ ही पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय रखता है। ग्रहणी में सरली कृत पदार्थ छोटी आंत के अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत भाग में अवशोषित किए जाते हैं। अवशोषित पदार्थों का विभिन्न कोशिकाओं की सहायता से रक्त में पहुंचाया जाता है। अपचित और अवशोषित पदार्थ क्षुद्रांत से बड़ी आंत में जाते हैं। बड़ी आंत का मुख्य काम जल और लवण का अवशोषण और शेष रहे अपचित भाग का उत्सर्जन है। अपचित भाग ठोस होकर अस्थायी रूप से मलाशय में रहता है। एक तांत्रिक परिवर्तित यानी न्यूरल रिफ्लेक्स की वजह से ये मल द्वार से बहिक्षेपण हो जाता है। अगर हम बात करें बच्चों तो इस चीज़ का स्टेबल का बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि लार ग्रंथि में अगर बात करते हैं तो लार ग्रंथि में होता है टाइलिन या एमाइलेज। लार में क्या मिला होता है बच्चों? टाइलिन या एमाइलेज। और यहाँ देखो कार्य जो है जटिल से सरलीकरण करता है, यानी ये क्या करता है? पॉलीसेकेराइड को छोटे छोटे सेकेराइड में तोड़ता है, यानी माल्टोज को तोड़ता है। ओके, पॉलीसेकेराइड यानी ग्लूकोज स्टार्च को तोड़ता है। दूसरा है अग्नाशय जठर रस। जठर रस में पेप्सिन और रेनिन होते हैं। आपको पता है रेनिन जो होता है वो कैसीन को पैरा कैसीन में तोड़ता है। कैसीन होता है बच्चों का पाउडर, यानी जो पाउडर होता है बच्चों का दूध का वो होता है कैसीन। ओके,
यानी पीला जो होता है दूध वो कैसीन के कारण होता है, और प्रोटीन को बोलता है तोड़ता है पेप्टाइड में, किसने, पेप्सिन में। रेनिन ने क्या करा, कैसीन को पैराकैसीन चेंज कर दिया। फिर आता है अग्नाशय। अग्नाशय यानी पेनक्रियाज। जो एमाइलेज है वो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ेगा, जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ेगा, जो काइमोट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ेगा, जो कार्बो ऑक्सली पेप्टाइड है वो प्रोटीन को पेप्टाइड एमिनो में तोड़ेगा, जो लाइपेज है बच्चों वो वसा का मोनोग्लिसराइड और वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में तोड़ेगा। न्यूक्लियोलेज जो है बच्चों वो डीएनए और आरएनए में न्यूक्लियोसाइड को तोड़ेगा, यानी इसको चेंज कर लेगा, सरलीकृत कर देगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आंतरीय रस यानी इंटेस्टाइनल जूस की बात करते हैं, तो माल्टेज जो होता है माल्टोज ग्लूकोज में बदल जाता है, लैक्टोज जो है बच्चों वो ग्लूकोज में बदल जाता है, सुक्रोज जो डाइसेक्राइड है वो मोनोसेक्राइड में बदल जाता है, यानी सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज में बदल जाता है, लाइपेज जो है वसा का वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है, न्यूक्लिएज का है जो है न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोटाइड में बदल जाता है, डाइपेप्टाइड जो होते हैं वो पेप्टाइड में यानी एमिनो में बदल जाते हैं, फॉस्फेटेज है वो न्यूक्लियोटाइड और न्यूट्राइजन क्षार राइबोसोम में हो जाते हैं। अगर हम एक्सेस की बात करें तो पित्त लवण होता है वसा और वसीय अम्ल को